गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो मेनली 5 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1, कॉम्बिनेशन, और एडिशन रिएक्शन। नंबर 2, decomposition reaction. Number 3, displacement reaction. Number 4, double displacement. And number 5, redox reactions. ये मेनली 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। पहला, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी पहली टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ओके, तो केमिकल रिएक्शंस का पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और एडिशन। तो कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि कोई भी दो, चाहे वो एलिमेंट्स हो, चाहे कंपाउंड हो या एलिमेंट कंपाउंड हो, कोई भी दो एलिमेंट्स मिलकर जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कोई एक एलिमेंट है ए और इसने बी के साथ में रिएक्शन किया और एज ए प्रोडक्ट हमें ए बी कंपाउंड दिया। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ए और बी दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिनमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन हो जाते हैं और एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, वो हमारी होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस in which two or more substances combine to form a single substance are called combination रिएक्शंस। तो इस डेफिनेशन का मतलब है कि जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो वहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई। जहां पर दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब मैंने बताया आपको दो रिएक्टेंट्स, तो
कौन कौन से वो रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, तो वहां पर देखिए दोनों रिएक्टेंट जो होते हैं वो एलिमेंट हो सकते हैं, यानी एलिमेंट एलिमेंट मिलकर कोई सब्सटेंस बनाए, ठीक है, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन। दूसरा कंपाउंड कंपाउंड, दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं। कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। सी एक एलिमेंट हो सकता है, एक कंपाउंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां पर जो दो रिएक्टेंट्स मिलकर जो सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं उनमें क्या क्या हो सकता है, दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, या दोनों कंपाउंड हो सकते हैं, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं हम, एलिमेंट एलिमेंट की। एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, दो एलिमेंट होंगे, वो मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने लिया हाइड्रोजन गैस और एक एलिमेंट ले लिया ऑक्सीजन, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और एक प्रोडक्ट बनकर आ गया हमारे सामने H2O। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं जल्दी से। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन 2 करने पड़ेंगे, 2 हो गए। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2, ठीक है। तो ये क्या है, एक एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इन दोनों एलिमेंट्स के रिएक्शन के बाद में वाटर बनेगा और यहाँ पर थोड़ी हीट निकलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 99% जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमने किया मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन में हीट की, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया, तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और हीट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में कंबाइन हुए और क्या बना दिया, NH3, जो क्या है, अमोनिया, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो यहां पर भी हमें नाइट्रोजन कितने चाहिए होंगे, 2, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन देखिए 2 3 या 6, तो यहां पर भी हमें हाइड्रोजन को 6 करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैग्नीशियम को हमने Mg के फॉर्म में लिखा, बाकी सारे एलिमेंट्स को हमने O2 लिखा है, H2 लिखा है, N2 लिखा है, ऐसा क्यों, ठीक है। और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ हमने O2 क्यों लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकता है तो हम केवल O रख सकते हैं, तो हमें MgO बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो डायटोमिक फॉर्म में हमारे इवॉल्व करते हैं, जैसे H2, O2, N2,
Cl2 Br2 I2। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाए जाते। तो इसका मतलब क्या है कि इन एलिमेंट्स में जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो इनका डायटोमिक फॉर्म ही यूज करेंगे, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायटोमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। हमने क्या किया, H2 और Cl2, देखिए दोनों ही डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, HCl बना, ठीक, और यहाँ पर हीट निकला। ठीक, एक और रिएक्शन लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, H2 लिया हमने प्लस S लिया, टेंस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बना प्लस हीट। ओके, यहां पर देखें, यहां पर बेटा एक क्वेश्चन उठ रहा है कि जो सल्फर होता है वो ऑक्टा एटॉमिक होता है, यानी कि वो एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। फिर भी हमने इसको एस लिखकर एसिड क्यों नहीं लिखा। ऐसे ही फॉस्फोरस जो होता है वो टेट्रा एटॉमिक होता है। ठीक है, सेलेनियम Se8 होता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो टेट्रा एटॉमिक और ऑक्टा एटॉमिक के फॉर्म में क्यों नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, अगर हम ऐसे लिखें H2 प्लस एसिड, ठीक, तो यहां पर देखिए कैसे बनेगी। ठीक है, तो यहां पर हम एसिड लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, क्योंकि अब देखिए यहां पर कैसे इक्वेशन होगी इनके बीच में H2S बनाने के लिए। तो यहां देखो हमने पहले लिख लिया H2S। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 8 सल्फर है तो 8। ठीक, देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब मेन बात यह है कि सल्फर को हम अकेला क्यों रखते हैं, एसिड को क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को मोनो एटॉमिक फॉर्म में वहां पर ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं एलिमेंट कंपाउंड के बारे में। ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड रिएक्शंस, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, फिर आपको समझ में आएगा कैसे एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होती है। देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ पे देखिए ये एक कंपाउंड है और ये एक एलिमेंट है। यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करें इसे तो 2C हैं तो 2C यहाँ पर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक कंपाउंड और एक एलिमेंट ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया है, एक सब्सटेंस बनाया है। तो ये कौन सी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, एलिमेंट कंपाउंड केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, SO2 प्लस O2, टेंस यहां पर बन रहा है हमारा क्या, SO3। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, NO प्लस O2, टेंस NO2। देखिए इन केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे एक एलिमेंट और एक कंपाउंड दो रिएक्टेंट्स का काम करते हैं। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराया। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 के प्रेजेंस में।
और इसको हमने हीट किया तो यहां पर मेथनॉल बना CH3OH। ठीक है, इसे कहते हैं मेथनॉल। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक, यहां पर देखिए H4 है तो यहां पर हमें 2 लेने पड़ेंगे। ठीक, अब क्या किया, ये रिएक्शन जो हुई है उसमें कुछ कैटलिस्ट का प्रयोग हुए हैं जो हमने यहाँ पर एरो के नीचे लिखे हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होगी, इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही एग्जिस्ट करेगी। ठीक, बात समझ में आ गई। और जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो हमारा क्या है, मेथनॉल, या हम इसको कह सकते हैं मिथाइल एल्कोहल। ओके, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड दो रिएक्टेंट के रूप में रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब हम लास्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कंपाउंड कंपाउंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कौन से, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमने ले लिया बेटा CaO, दूसरा हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर बन रहा है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया पहले में अमोनिया, इसकी रिएक्शन करा दी हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो यहाँ पे देखिए अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। यहाँ पर अमोनिया भी एक कंपाउंड है, HCl भी कंपाउंड है, जाकर NH4Cl बना रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, H2O प्लस SO3, यहाँ पर ये मिलकर बना रहे हैं H2SO4। ठीक, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें दो कंपाउंड मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड का हमने रिएक्शन कराया SiO2 से। ठीक है, यहां पर देखिए क्या बन के आ रहा है, Na2SiO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम सिलिकेट। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर ग्लास भी कहते हैं। ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती हैं। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे थे, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है। ठीक है, दूसरी बात, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं, उनमें हीट निकलती है। तो यहां पर इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो दोज reactions in which a compound splits up into two or more substances
are known as decomposition reaction. Decomposition reaction, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए मैंने पहले भी बताया आपको कि बहुत सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं, मोस्ट ऑफ दी decomposition reaction are एंडोथर्मिक, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक कंपाउंड जो होता है वो टूटता है इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में जब टूटता है तो वहां पर रिएक्शन जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो हमने क्या बताया कैसे होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं। अब बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स की, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है बेटा वो तीन प्रकार की होती हैं, ठीक। पहला टाइप जो है हमारा वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा टाइप है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा टाइप है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब हम पहले वाले के बारे में बात करते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। देखो, जहां पर ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहां पर किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है, हम हीट का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, हीट का। यानी कि उस कंपाउंड को अगर हम हीट करेंगे उसके बाद में वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है तो वहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। गॉट इट। तो इसका पहला वाला हम पढ़ते हैं आज कि क्या हो रहा है ये थर्मल में। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हेन decomposition of compounds is carried out by heating, then the occurred chemical equation is said to be thermal decomposition reaction। यानी कि तब जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी एक कंपाउंड लिया हमने, उसको हमने हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा। ठीक है। दूसरा बेटा हमने ले लिया लेड नाइट्रेट को, Pb ठीक है, NO3 का होल ट्वाइस। यहां पर देखिए क्या क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस। ठीक है। ओके, अब इसको हम बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन के बैलेंस में यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 3 6 हो रहे हैं, यहाँ पर 4 हो रहे हैं।
तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने सबसे पहला काम किया, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर हमने 2 लगाया, तो पी भी यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ पर भी हमें 2 पी भी करने पड़ेंगे। अब नाइट्रोजन देखिए 4 हो गए, तो यहाँ पर 4। ठीक है, ये जो होती है वो ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर गैस, यानी कि जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वहां पे हमें ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई। ठीक है, आगे और एग्जांपल लेते हैं थोड़े से। हमने किया मरकरी ऑक्साइड को हीट, ठीक है, और प्लस O2, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी हमें 2 करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए अब Hg की संख्या में बढ़ोतरी है, तो यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पर मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में आएगा, क्योंकि आपको पता है एट रूम टेम्परेचर जो मरकरी होता है हमारा कैसा होता है, लिक्विड होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CaOH का होल टू आइस, इसको हमने हीट किया। यहाँ पर हमारा बन के आ रहा है सामने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, देखिए ये भी एक क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहां पर देखिए हमने आपको बताया हाइड्रोक्साइड का डिकम्पोजिशन। ठीक है, बात समझ में आ गई, गॉट इट। तो ये तो हमारी होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जहां पर डिकम्पोजिशन कराने के लिए हमें हीट एज ए फिजिकल फैक्टर का प्रयोग करना पड़े, वो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हम कह सकते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज रिएक्शंस in which decomposition is carried out by electricity, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें डिकम्पोजिशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से होता है, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं। हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर वाटर को लिया हमने, इससे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो ये डिकम्पोज हो जाता है हमारा H2 प्लस O2 में। इसको हम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी 2 करने पड़ेंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 4। ठीक है, तो ये टॉपिक जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, क्या इसका डायग्राम होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।